13 साल तक किम दोकजा ने एक उपन्यास पढ़ा। यूं ही नहीं, शौक की तरह नहीं, जिसे वह कभी उठाता कभी रख देता। 13 साल, हर दिन, हर अध्याय, हर मोड़ और हर पल, जहां कोई छोटा पाठक कब का छोड़ चुका होता, किम दोकजा ने एक वेब उपन्यास पढ़ा जिसका नाम था 3 वेज टू सर्वाइव इन अ रूइंड वर्ल्ड। अंत तक वह दुनिया का अकेला पाठक था, एकमात्र सब्सक्राइबर, एक भूली हुई कहानी का आखिरी श्रोता। और फिर जिस दिन उस उपन्यास का अंतिम अध्याय पोस्ट हुआ, कहानी सच हो गई। जिस सबवे में वह हैप्पी स्विलर कर रहा था, वह कांप उठी। बाहर का आसमान रंग बदल गया, उसके चारों ओर लोग मरने लगे, और एक आवाज, एक सिस्टम की आवाज, यांत्रिक और अटल, ने अंत की शुरुआत की घोषणा कर दी। बाकी सब घबरा गए, बाकी सब चीख पड़े। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। किम दोकजा को ठीक ठीक पता था क्या हो रहा है, क्योंकि उसने यह हिस्सा पढ़ा था। उसने सब कुछ पढ़ा था। यह है ऑमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट, और यह कोई पावर फैंटेसी नहीं है। यह कहानी है उस पाठक की जो दुनिया का सबसे समर्पित पाठक था, और जो अब उस कहानी के भीतर एक किरदार बन चुका है जिसे वह प्यार करता था। मानवा रीकैप वॉल्ट में आपका फिर से स्वागत है। इस चैनल के इतिहास में किसी और शीर्षक की तुलना में मुझसे इस सीरीज को कवर करने का अनुरोध सबसे अधिक बार किया गया है, और इसकी वजह है ऑमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट। ओआरवी महज लोकप्रिय नहीं है, यह वह कहानी है जो पाठकों के कहानियों के बारे में सोचने का तरीका बदल देती है। अकेला प्रेमिस ही किसी कमतर कृति को संभाल लेता, लेकिन इसका निष्पादन, किरदार लेखन, विषयगत महत्वाकांक्षा और जो भावनात्मक तबाही यह आगे चलकर बनती है, इसे एक ऐसी श्रेणी में रखता है जिसका दावा बहुत कम मानवा कर सकते हैं। आज हम शुरुआती आर्क्स कवर कर रहे हैं, और मैं वादा करता हूं यह सिर्फ शुरुआत है। ये किम दोकजा 30 साल का है, एक दफ्तर में काम करता है, शांत, साधारण और उस तरह अदृश्य जिस तरह करोड़ों आम लोग अदृश्य होते हैं दुनिया में मौजूद, पर कोई निशान छोड़े बिना। कोई विशेष प्रतिभा नहीं, कोई छिपी मार्शल आर्ट वंशावली नहीं, कोई सुप्त जादुई शक्ति नहीं जो जागने का इंतजार कर रही हो। हर बाहरी पैमाने पर वह औसत है। जो उसके पास है वह एक पढ़ने की आदत है जो लगभग बीमारी की हद तक है। 3 वेज टू सर्वाइव इन अ रूइंड वर्ल्ड एक वेब नॉवल था, लंबा चलने वाला, फैला हुआ, उस तरह की धारावाहिक कथा जो हजारों अध्यायों तक खींचती है और हर आर्क के साथ सैकड़ों पाठक खोती है। यह लोकप्रिय नहीं था, आलोचकों की प्रशंसा भी नहीं मिली थी। अपने आखिरी सालों तक इसे हर किसी ने छोड़ दिया था, सिवाय इसके लेखक के, जो एक पाठक की दर्शक संख्या के लिए जिद्दी निरंतरता से पोस्ट करता रहा, और किम दोकजा के, जो उस समर्पण से पढ़ता रहा जिसके लिए यह कहानी मनोरंजन नहीं, जीवित रहना थी। मानवा इसे आकर्षक नहीं ठहराता। यह दोकजा के जुनूनी पठन को किसी अनोखे शौक की तरह नहीं दिखाता जो सुविधाजनक ढंग से दुनिया बचा लेगा। यह उसे वही दिखाता है जो वह है, एक कोपिंग मैकेनिज्म। एक आदमी जिसकी निजी जिंदगी टूट चुकी है, जिसके रिश्ते दूर हैं, जिसका दुनिया से जुड़ाव पतला होता जा रहा है। उसे एक काल्पनिक दुनिया में वह अर्थ मिल गया जो वह असली दुनिया में नहीं ढूंढ पाया। वह उपन्यास के नायक, एक आदमी जिसका नाम यू जुंगयुक है, को किसी भी जीवित व्यक्ति से बेहतर जानता है। वह कथानक के मोड़, छिपे तंत्र, किरदार, आर्क्स, वे गुप्त रास्ते जानता है जो लेखक ने हजारों अध्यायों में बुने थे। उसने 13 साल एक काल्पनिक दुनिया का विश्वकोशीय ज्ञान बनाने में लगाए हैं, और फिर वह काल्पनिक दुनिया ही एकमात्र दुनिया बन जाती है। संक्रमण तत्काल है। एक क्षण किम दोकजा शाम की वापसी में एक सबवे ट्रेन में है, अगले ही पल दुनिया बदल चुकी है। एक सिस्टम, बड़े एस वाला, सक्रिय हो जाता है। यह अपना परिचय किसी देवता, राक्षस या प्राकृतिक शक्ति की तरह नहीं देता, बल्कि एक ढांचे की तरह देता है। दुनिया अब सिनेरियोस के तहत चल रही है, संरचित घटनाएं, विशिष्ट उद्देश्यों, विशिष्ट नियमों और असफलता के विशिष्ट परिणामों के साथ। पहला सिनेरियो तुरंत शुरू होता है, सबवे कार में ही, एक आदेश के साथ जो जितना सरल है उतना ही भयानक। जीवित रहो। पहले सिनारियो का विवरण जानबूझकर भयावह है। यात्रियों को उन राक्षसों को मारना होगा जो सबवे कार में प्रकट होते हैं। जो हिस्सा नहीं लेते मर जाते हैं, जो ज्यादा हिचकिचाते हैं मर जाते हैं। यह सिनारियो निष्पक्षता, दया या मानवीय गरिमा की परवाह नहीं करता। यह एक छन्नी है, और यह जीवित बचने वालों को छान रही है। बाकी यात्री, साधारण लोग, यात्री, छात्र, दफ्तर के कर्मचारी, मानवीय आतंक के पूरे स्पेक्ट्रम से प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ जम जाते हैं,
कुछ लड़ते हैं, कुछ एक दूसरे पर पलट जाते हैं। सामाजिक अनुबंध मिनटों में टूट जाता है क्योंकि वह अनुबंध एक ऐसी दुनिया पर टिका था जो अब नहीं है। दोगजा नहीं जमता, वह घबराता नहीं। वह एक ऐसी सटीकता से कार्य करता है जो उसके चारों ओर सबको भ्रमित कर देती है। वह जानता है पहले किस राक्षस को निशाना बनाना है। वह आवश्यक हिंसा की सटीक सीमा जानता है। वह सिनारियों के बढ़ने के चरणों की टाइमिंग जानता है। वह संकट से किसी लड़ाकू की प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास से गुजरता है जो वर्षों पहले याद किए हुए निर्देशों का पालन कर रहा हो, क्योंकि वह यही कर रहा है। यह 3 वेज टू सर्वाइव इन अ रूइंड वर्ल्ड का पहला अध्याय है। उसने यह दृश्य पढ़ा है। वह जानता है यह कैसे खत्म होता है। कम से कम उपन्यास में यह कैसे खत्म हुआ था। जो चीज ओआरवी को हर दूसरे भविष्य के ज्ञान वाले प्रेमिस से अलग करती है वह यह है, दोगजा उपन्यास का किरदार नहीं है। वह एक पाठक है जिसे उपन्यास की दुनिया में डाल दिया गया है। उपन्यास का अपना नायक था। वह नायक है यू जुंगयुक। असाधारण शारीरिक क्षमता, रणनीतिक प्रतिभा और निर्मम दृढ़ संकल्प वाला आदमी, जो उपन्यास में हर सिनेरियो से कच्ची ताकत और रिग्रेशन नामक क्षमता के सहारे बचा। यू जुंगयुक रिग्रेस कर सकता है। वह सिनेरियोस को कई बार जी चुका है, मृत्यु पर रीसेट होते हुए, जीवनों भर ज्ञान संचित करते हुए। वह कहानी का नायक है। वह सबसे शक्तिशाली है, सबसे अनुभवी, सबसे सक्षम, और किम दोगजा उसके बारे में सब कुछ जानता है। हर निर्णय जो उसने लिया, हर सहयोगी जिसे उसने भर्ती किया, हर शत्रु जिसे उसने हराया, हर गुप्त कमजोरी जिसे उसने कभी प्रकट नहीं की। दोगजा नायक नहीं है, वह दर्शक है। और अब दर्शक कहानी के भीतर खड़ा है, नायक को दूर से देख रहा है, उस ज्ञान से लैस जो खुद नायक के पास नहीं है। क्योंकि जुंगयुक ने घटनाएं वो जी, पर दोगजा ने उन घटनाओं का वह संस्करण पढ़ा जिसमें जुंगयुक के आंतरिक विचार थे, उसकी छिपी प्रेरणाएं थीं, उसके निजी संदेह के क्षण थे। पाठक उस किरदार को उससे बेहतर जानता है जितना वह किरदार खुद को जानता है। सिनारियोस यादृच्छिक नहीं है। वे द स्टार स्ट्रीम नामक एक सिस्टम द्वारा संचालित हैं। एक ब्रह्मांडीय ढांचा जिसमें कॉन्स्टेलेशंस कहलाने वाले प्राणी नीचे मनुष्यों को देखते, प्रायोजित करते और उनसे खेलते हैं। कॉन्स्टेलेशंस मूलतः देवता हैं, पौराणिक हस्तियां, पुरातन नायक, हर पंथ और परंपरा के दिव्य प्राणी। वे एक उच्च तल पर मौजूद हैं और पृथ्वी पर खुलते सिनारियोस को मनोरंजन की तरह देखते हैं। एक तमाशा। वे मनुष्यों को लड़ते, संघर्ष करते, धोखा देते और मरते देखते हैं, और जो सबसे आकर्षक प्रदर्शन करते हैं उन्हें कॉइन्स से पुरस्कृत करते हैं। द स्टार स्ट्रीम की मुद्रा जो स्किल्स, आइटम्स और जीवित रहने को खरीदने के लिए इस्तेमाल होती है। मनहवा साफ बताता है, यही कहानी है। द कॉन्स्टेलेशंस दर्शक हैं, मनुष्य किरदार हैं, और द स्टार स्ट्रीम वह कथात्मक ढांचा है जो उनकी पीड़ा को संरचना और अर्थ देता है। मेटापाठीय निहितार्थ चौंकाने वाले हैं और कहानी यह जानती है। ओआरवी कहानियों के बारे में एक कहानी है। पाठक, किरदार और लेखक होने का क्या अर्थ है, इसके बारे में। देखने वाले और कार्य करने वाले के बीच के रिश्ते के बारे में। क्या किसी कहानी को जानना उस पर शक्ति देता है, या क्या कहानी की आप पर शक्ति है, इसके बारे में। किम दोगजा इस सिस्टम में उस सटीकता से नेविगेट करता है जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसने यूजर मैनुअल पढ़ रखा हो। वह जानता है कौन से कॉन्स्टेलेशंस उदार हैं और कौन सनकी। वह जानता है कौन से सिनेरियो साहस को पुरस्कृत करते हैं और कौन उसे दंडित। वह छिपी शर्तें जानता है, आधिकारिक उद्देश्यों के भीतर दबे गुप्त उद्देश्य जो उन फायदों को खोलते हैं जिन तक बाकी बचे लोग पहुंच नहीं सकते। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी सिस्टम का उसका ज्ञान नहीं है, वह उसके भीतर के लोगों का उसका ज्ञान है। वह यू जुंगयुक के पास किसी अजनबी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे पाठक की तरह आता है जिसने 13 साल इस आदमी को समझने में बिताए हैं। वह जुंगयुक के पैटर्न जानता है, जिस तरह वह खुद को अलग कर लेता है, जिस तरह वह सहयोगियों को बोझ बनते ही छोड़ देता है, जिस तरह उसकी रिग्रेशन क्षमता ने उसे कारगर तो बनाया है पर भावनात्मक रूप से खोखला कर दिया है। वह जानता है जुंगयुक को क्या चाहिए, तब भी जब जुंगयुक खुद यह नहीं जानता। वह ली जिहे को भर्ती करता है, एक तलवारबाज जो उपन्यास में जुंगयुक की सबसे वफादार साथियों में से एक बनी। वह जुंग हिवोन की क्षमता पहचानता है उससे पहले कि वह खुद उसे पहचाने। वह भविष्य के सहयोगियों और भविष्य के खतरों को उस लापरवाह निश्चितता से पहचानता है
जैसे कोई किसी ऐसे अध्याय को पलट रहा हो जो वह पहले ही पढ़ चुका है। बाकी बचे लोग एक आदमी को असंभव भविष्यवाणियां करते देखते हैं। दोगजा खुद को वही करते देखता है जो वह हमेशा करता आया है, आगे पढ़ना। लेकिन एक जटिलता है जो प्रेमिस तुरंत नहीं बताता। जो उपन्यास दोगजा ने पढ़ा था वह यू जुंगह्युक के दृष्टिकोण से लिखा गया था। उसने जुंगह्युक के अनुभव, जुंगह्युक की मुठभेड़ें, सिनारियोज में जुंगह्युक का रास्ता बताया था। दोगजा उस रास्ते को घनिष्ठता से जानता है, लेकिन वह उस रास्ते पर नहीं है। वह एक नया चर है, एक किरदार जो मूल कहानी में था ही नहीं, और उसकी उपस्थिति चीजें बदल देती है। पहले छोटे बदलाव। एक उत्तरजीवी जो उपन्यास के सबवे सिनेरियो में मर गया था जिंदा रहता है क्योंकि डोगजा ने हस्तक्षेप किया। एक संसाधन जो जुंगह्युक को मिलना था किसी और के पास चला जाता है क्योंकि डोगजा ने उसे मोड़ दिया। एक रिश्ता जो बाद में बनना था पहले बनता है, या अलग ढंग से बनता है, या बिल्कुल नहीं बनता। हर विचलन डोगजा की पूर्व जानकारी में एक दरार है। हर बचाई हुई जान, हर बदला हुआ परिणाम, हर वह क्षण जहां दोगजा की उपस्थिति कहानी को उसके लिखित संस्करण से दूर धकेलती है। यह सब उसकी एकमात्र पूंजी की विश्वसनीयता को घटाता है। वह उपन्यास को भीतर से संपादित कर रहा है और हर संपादन बाकी अध्यायों को कम पूर्वानुमेय बनाता है। यहां वह सच है जिसे ओआरवी के शुरुआती आर्क्स विनाशकारी स्पष्टता से स्थापित करते हैं। कहानी जानना आपको उससे बचाता नहीं है। किम दोगजा जानता है क्या आने वाला है। वह जानता है कौन से किरदार मरते हैं। वह जानता है कौन से धोखे अनिवार्य हैं। वह त्रासदी के आकार को उसके आने से पहले जानता है, और वह ज्ञान ढाल होने से कोसों दूर एक विशेष प्रकार की यातना है, क्योंकि जिन लोगों से वह मिल रहा है वे अब उसके लिए किरदार नहीं हैं। जब वह उन्हें स्क्रीन पर पढ़ रहा था तब वे किरदार थे, तब वे नाम, विवरण और संवाद थे। अब वे लोग हैं, असली लोग, उसके सामने खड़े, सांस लेते डरे हुए उससे मदद मांगते, और वह जानता है उनमें से कौन कौन मरने वाले हैं। मन हुआ इसे एक संयम से संभालता है जो इसकी साहित्यिक महत्वाकांक्षा को उजागर करता है। दोगजा कोई ठंडा रणनीतिकार नहीं बनता जो सर्वोत्तम परिणामों के लिए मोहरों की बलि देता है। न ही वह कोई भावुक मूर्ख बनता है जो सबको बचाने की कोशिश करता है और विनाशकारी ढंग से असफल होता है। वह एक अधिक पीड़ादायक मध्यभूमि पर खड़ा है। एक आदमी जो कथानक जानता है और चुपचाप बेताबी से उसे बिना कथा संरचना तोड़े बदलने की कोशिश कर रहा है। वह संरचना जो सबको जिंदा रखे हुए है, क्योंकि सिनारियोस उपन्यास के कथानक का पालन करते हैं। जो घटनाएं दोगजा ने पढ़ी थीं वे क्रम से उन्हीं दांव और उन्हीं नियमों के साथ घट रही हैं। अगर वह उपन्यास के स्थापित कथानक से बहुत हटा तो सिनारियोस अप्रत्याशित हो जाएंगे। उसका ज्ञान बेकार हो जाएगा, उसकी एकमात्र पूंजी वाष्पित हो जाएगी। उसे कथानक के इतने पास रहना होगा कि वह अगली चीज की भविष्यवाणी कर सके, और साथ ही उससे इतना दूर धकेलना होगा कि उन लोगों को बचा सके जिन्हें उपन्यास ने मार डाला था। यह जॉनर का सबसे नाजुक संतुलन कार्य है। एक पाठक जो कहानी को उसके भीतर से संपादित करने की कोशिश कर रहा है, यह जानते हुए कि बहुत ज्यादा बदलाव कहानी को अपठनीय बना देंगे, और द कॉन्स्टेलेशंस देख रहे हैं। वे दोगजा पर ध्यान देते हैं, इसलिए नहीं कि वह शक्तिशाली है। वह स्पष्ट रूप से शक्तिशाली नहीं है, उस भौतिक अर्थ में नहीं जिसे द स्टार स्ट्रीम महत्व देता है। वे उस पर ध्यान देते हैं क्योंकि वह दिलचस्प है, क्योंकि वह ऐसे चुनाव करता है जो उनके अपेक्षित पैटर्न से मेल नहीं खाते, क्योंकि वह वे बातें जानता प्रतीत होता है जो उसे नहीं जाननी चाहिए। और द स्टार स्ट्रीम में जहां देवता मानव जीवित रहने को मनोरंजन की तरह देखते हैं, दिलचस्प होना एक संपत्ति भी है और एक निशाना भी। दोगजा अपना खुद का कॉन्स्टेलेशन प्रायोजक हासिल कर लेता है। एक रिश्ता जो एक साथ फायदा भी है और जंजीर भी। द कॉन्स्टेलेशंस मनुष्यों में उसी तरह निवेश करते हैं जैसे दर्शक किरदारों में निवेश करते हैं। वे नाटक चाहते हैं, वे तनाव चाहते हैं, वे कथात्मक संतुष्टि चाहते हैं, और जो मनुष्य ये चीजें देता है वह शक्ति पाता है। जो मनुष्य उन्हें बोर करता है वह कुछ नहीं पाता। किम दोगजा, वह आदमी जिसने 13 साल एक दर्शक के रूप में बिताए, अब देवताओं के दर्शक वर्ग के सामने प्रदर्शन कर रहा है। पाठक अब पढ़ा जा रहा है और प्रदर्शन थकाने वाला है। दोगजा को एक साथ कई मुखौटे कायम रखने होंगे। बाकी बचे लोगों के लिए वह एक रहस्यमय नेता है जिसमें भविष्य की भविष्यवाणी की अद्भुत क्षमता है। यू जुंगह्युक के लिए वह एक विसंगति है, एक आदमी जिसका ज्ञान व्याख्या से परे है। द कॉन्स्टेलेशंस के लिए वह मनोरंजन है, एक आकर्षक कथा जिसमें वे निवेश कर रहे हैं, और खुद के लिए
वह अब भी वही शांत दफ्तर का कर्मचारी है जो सबवे पर उपन्यास पढ़ता था, अब एक ऐसी भूमिका निभा रहा है जो उपन्यास ने उसके लिए कभी नहीं लिखी थी। इस गुणित पहचान का मनोवैज्ञानिक भार वह चीज है जिसे मैनहवा सच्ची गहराई से खोजता है। दोगजा इसके लिए बना नहीं है। वह स्वाभाविक नेता नहीं है, वह लड़ाकू नहीं है, वह एक पाठक है, एक आदमी जिसका सबसे बड़ा कौशल समझ है, कर्म नहीं। हर लड़ाई उसे थका देती है, हर रणनीतिक दांव उसे भीतर से कुछ चुकाने पर मजबूर करता है। वह जो है और जो अपोकलिप्स उससे मांगता है, इन दोनों के बीच का अंतर एक निरंतर मौन वेदना का स्रोत है जिसे वह किसी को नहीं दिखाता। मैंने इस चैनल पर दर्जनों मनहवा कवर किए हैं, रिग्रेशन, सिस्टम्स, एपोक्लिप्सिस और साधारण लोगों की कहानियां जो असाधारण शक्ति खोजते हैं। यह जॉनर समृद्ध और विविध है और मुझे इससे सच्चा लगाव है। लेकिन ऑमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक ऐसे स्तर पर काम करता है जिस तक उनमें से अधिकांश कहानियां पहुंचने की कोशिश भी नहीं करती। प्रेमिस: एक पाठक उस कहानी में प्रवेश करता है जो उसने पढ़ी। को कॉमेडी की तरह खेला जा सकता था, पावर फैंटेसी की तरह, इसे काय सुविधा की तरह, ओआरवी इसे त्रासदी की तरह खेलता है। कहानी का केंद्रीय तनाव यह नहीं है कि डोगजा बचेगा या नहीं, यह है कि क्या एक आदमी जिसकी पूरी पहचान दर्शक होने पर टिकी है, वह प्रतिभागी होना सीख सकता है। क्या कोई जिसने दुनिया को पाठ के माध्यम से समझा, वह उसे जीवित अनुभव के माध्यम से समझना सीख सकता है। क्या वह दूरी जो पढ़ना बनाती है, अनुभव किए बिना जानने की सुरक्षा, वह कुछ ऐसा है जिसे डोगजा छोड़ सकता है। रिडाइस स्टूडियो की कला विशेष उल्लेख की हकदार है। किरदार डिजाइन आंतरिक स्थितियों को उल्लेखनीय कुशलता से व्यक्त करते हैं। डोगजा की सावधानी से बनाए रखी गई संयत मुद्रा, वे सूक्ष्म भाव जो उसके दिखाने और महसूस करने के बीच की दूरी को धोखा दे देते हैं। सिनारियो वातावरण एक ऐसे पैमाने और माहौल के साथ चित्रित हैं जो अपोक्लिप्स को महज नाटकीय नहीं, सच में शत्रुतापूर्ण बनाते हैं। और मुख्य खुलासों के दौरान पैनल संरचना वे क्षण जहां डोगजा का ज्ञान वास्तविकता से टकराता है, एक ऐसी दृश्य गति का उपयोग करती है जो उस जानकारी के प्रभाव को बढ़ाती है जिसे अकेला पाठ नहीं पहुंचा सकता था। मूल उपन्यास में सिंग एंड सॉन्ग का लेखन स्लीपी सी द्वारा निष्ठापूर्वक अनुकूलित और रिडाइसी स्टूडियो द्वारा दृश्यांकित इस माध्यम में विषयगत रूप से सबसे परिष्कृत में से एक है। हर आर्क 2 स्तरों पर काम करता है: शाब्दिक उत्तरजीविता कथा और पढ़ने, लेखकत्व और कथा प्रकृति पर मेटापाठीय टिप्पणी। किरदार अपनी कथात्मक महत्ता पर चर्चा करते हैं। खुद सिस्टम को एक कहानी कहने वाले तंत्र की तरह दिखाया गया है। द कॉन्स्टलेशंस स्पष्ट रूप से एक दर्शक वर्ग हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं मनहवा पढ़ रहे असली दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को प्रतिबिंबित करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो जानती है कि वह एक कहानी है और वह इस जागरूकता का उपयोग किसी चालबाजी की तरह नहीं, बल्कि अपनी भावनात्मक वास्तुकला की नींव की तरह करती है। और फिर है यू जुंग-ह्युक, उपन्यास का नायक, रिग्रेसर, वह आदमी जो अपोक्लिप्स को सैकड़ों बार जी चुका है और हर बार बढ़ती निर्ममता और घटती मानवता के बल पर बचा है। जिस उपन्यास को डोगजा ने पढ़ा उसमें जुंग-ह्युक नायक था। जिस दुनिया में डोगजा अब रहता है उसमें जुंग-ह्युक कुछ अधिक जटिल है। एक आदमी जिसकी रिग्रेशन क्षमता ने उसे शक्तिशाली बनाया है, पर जिसके बार बार के जीवनों ने जुड़ने की उसकी क्षमता को क्षीण कर दिया है। जुंग-ह्युक के साथ डोगजा का रिश्ता कहानी की भावनात्मक रीढ़ है। एक पाठक जो एक किरदार के बारे में सब कुछ जानता है, उस किरदार के पीछे के असली व्यक्ति से मिलता है और पाता है कि ज्ञान समझ के समान नहीं है, कि किसी की पीड़ा के बारे में पढ़ना उसका मतलब यह नहीं कि आप उसे महसूस करते हैं, कि कहानी और सच्चाई के बीच की दूरी 13 साल के पठन से पाटी नहीं जा सकती। एंताकी ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट जोंजीजोक डोगजा सिजम वेबटून पर उपलब्ध है, जहां स्लीपी सी और रिडाइसी स्टूडियो द्वारा मनहवा रूपांतरण नियमित अपडेट के साथ जारी है। सिंग एंड सॉन्ग का मूल उपन्यास 551 अध्यायों पर पूरा है। प्रशंसक अनुवाद व्यापक रूप से उपलब्ध है। आज मैंने जो कवर किया वह शुरुआत है, एक ऐसी कहानी के पहले आर्क्स जो आगे चलकर कुछ ऐसी चीज में फैलती है जिसे स्पॉइल करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। सिनारियोज बढ़ते जाते हैं, द कॉन्स्टलेशन की राजनीति गहराती है, डोगजा और उसके साथियों का रिश्ता कुछ ऐसा बन जाता है जो, अगर आप इसे होने दें, आपका दिल तोड़ देगा। यह मानक संस्करण है, शुरुआती एक्ट। अगर आपको पूरा दायरा चाहिए, कॉम्पाइलेशन, वह आ रहा है और मैं वादा करता हूं यह इंतजार के लायक है। अगर आप ओआरवी के लिए नए हैं
यहां से शुरू करें। अगर आपने यह पढ़ा है और सोच रहे हैं कि क्या यह चैनल इसके साथ न्याय करता है, कमेंट्स में बताइए। मानहवा रिकैप वॉल्ट हर हफ्ते इस जॉनर की सबसे आकर्षक कहानियों को कवर करता है। अगर आप अगले के लिए यहां रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले रिकैप में मिलते हैं।